जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 1 में। बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, जिसके लेक्चर नंबर 2 के अंदर बच्चों हमें सफर को आगे बढ़ाना है। जिसमें फर्स्ट लेक्चर में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपने कंप्लीट किया, उससे आगे मैं स्टडी करवाने आपको जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 2 में बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल की सफर हम आगे बढ़ा रहे हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल नंबर 7, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। नाम से पता चल रहा है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट के अंदर बिजनेस की फुल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। पैराग्राफ में इसे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंस स्टेटमेंट। अकाउंटिंग डिस्क्लोजर या फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट यही समझा रहा है बच्चों हमें, फाइनेंस स्टेटमेंट में बिजनेस की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए। पैराग्राफ में, टू अनेबल द यूजर्स ऑफ द फाइनेंस स्टेटमेंट टू टेक informed economic decisions, it is necessary to disclose all the relevant information in the financial statement। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बच्चों में ये समझा रहा है, यूजर्स को, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को बिजनेस की इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन या इकोनॉमिक फाइनेंशियल पोजीशन डिसीजन समझाने के लिए बच्चों फाइनेंस स्टेटमेंट में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फाइनेंस स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑनेस्टली। सही में बच्चों, पूरी प्रामाणिकता से फाइनेंस स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए होने चाहिए। पैराग्राफ में बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 ब्रैकेट में 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट shall give a true and fair view of the state of affairs of the company. As per कंपनी एक्ट 2013 बच्चों, फाइनेंस स्टेटमेंट कंपनी का सही में ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने वाला स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन फुल्ली डिस्क्लोज करनी चाहिए। अब बच्चों इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का। बेस्ड ऑन फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, whenever there is change in method of providing depreciation, the impact of such change on the profit or loss and in the value of assets should be disclosed in financial statement। ये पूरा पैराग्राफ और पॉइंट बच्चों में यही समझा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी चेंजेस करते हो, अगर डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज करे बच्चों, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फुल्ली डिस्क्लोज करनी चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि बिजनेस ने अपनी डेप्रिसिएशन मेथड और असेट्स की वैल्यू चेंज की है। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट यही बता रहा है बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ बिजनेस को अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। Now we are taking second example of full disclosure concept. Similarly, information about the change in method of stock or inventory valuation and its impact should be disclosed in financial statements। यानी बच्चों, अगर बिजनेस ने स्टॉक की मेथड फीफो लिफो या वेटेड एवरेज उसमें चेंज किया हो, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको फाइनेंस स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी चाहिए। थर्ड एग्जांपल बच्चों, in addition to book value of investment in listed shares, the market value thereof is also shown as additional information in financial statement। यानी बच्चों, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू के साथ जो भी लिस्टेड शेयर्स है उसकी मार्केट वैल्यू की इंफॉर्मेशन भी बिजनेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डिस्क्लोज करनी चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे जा रहे हैं। 8 नंबर का कॉन्सेप्ट लेने जा रही है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये बच्चों फुल डिस्क्लोजर जैसा ही कॉन्सेप्ट है, दोनों मोस्टली सिमिलर है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पैराग्राफ में बच्चों मटेरियलिटी क्या होता है वो समझते हैं। मटेरियलिटी नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विथ प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कह सकते हैं बच्चों, मैंने आपको अभी बताया, वो फुल डिस्क्लोजर का ही कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, all material information should be disclosed in the financial statements। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों सारे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए। मटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन द रिलेवेंस एंड रियलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मटेरियलिटी बच्चों डिपेंड रहती है विश्वास पात्रता या इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट के ऊपर।
ऑल्सो मटेरियलिटी रिफर्स टू व्हाट इज सिग्निफिकेंट एंड व्हाट इज इनसिग्निफिकेंट। और बच्चों मटेरियलिटी इफेक्ट करता है क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उसके ऊपर। इन शॉर्ट मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यही बता रहा है बच्चों, बिजनेस के अंदर जो भी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो बिजनेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डिस्क्लोज करनी चाहिए। पैराग्राफ में समझते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट any information would be shown in detail in financial statements only when the same is useful to the users of such information, while immaterial information may not be disclosed। ये पूरा पैराग्राफ बच्चों यही समझा रहा है कि बिजनेस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बिजनेस से रिलेटेड हो, इंपॉर्टेंट हो, वही आपको बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डिस्क्लोज करनी चाहिए। इमटेरियल जो इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसी इंफॉर्मेशन बच्चों डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का। सबसे पहले एग्जांपल है बच्चों, instead of preparing separate accounts in factory for small tools like small hammers, nails, screws, screwdrivers, etc., only one account of loose tools accounts shall be maintained। ये पूरा पॉइंट बच्चों ऐसा बता रहा है कि छोटे छोटे जो भी पॉइंट है, स्मॉल हैमर्स, नेल, स्क्रू, ये बहुत ज्यादा बिजनेस में इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका हर एक का अकाउंट बनाने की जगह पे मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हमें यही समझा रहा है, कॉमनली लूज टूल्स अकाउंट बना के सबको अंदर लिख देना चाहिए। सेकंड बच्चों, परचेज ऑफ डस्टबिन फॉर ₹45 शुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंसेस इंस्टेड ऑफ कंसिडर इन द सेम टू बी फिक्स्ड असेट्स। ऐसा कह सकते हैं बच्चों, जो भी डस्टबिन आप परचेज करो इट इज अ नॉर्मल एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, तो उसे बच्चों बिजनेस का फिक्स्ड असेट्स करके महत्व नहीं देना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं देना चाहिए। जिसका जो इंपॉर्टेंट हो बच्चों उसको वही नोट करना चाहिए, यानी डस्टबिन के खर्च को एज एक्सपेंसेस लिखना चाहिए इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अब बच्चों नेक्स्ट 9 नंबर का हम प्रिंसिपल समझने जा रहे हैं, उससे कहा जाता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कह सकते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस मोस्टली इसका यूज करता है। पैराग्राफ में से समझते हैं, a possibility of probable loss in future is to be considered। मोस्टली जितने भी फ्यूचर के लॉसेस हो बच्चों उसे कंसिडर करना चाहिए। for but a possible of future profit of revenue is not to be considered। फ्यूचर से रिलेटेड प्रॉफिट हो बच्चों फ्यूचर की तो उसे कंसिडर नहीं करना चाहिए। सच अ कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ऐसी कॉन्सेप्ट को बच्चों प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहा जाता है। According to this concept, utmost care is to be taken while preparing the books of accounts। अकाउंट्स की बुक्स बनाते समय बच्चों ये खास ख्याल ध्यान में रखना है। प्रोबेबल लॉस शुड बी टेकन, प्रोबेबल इनकम शुड बी इग्नोर्ड। अब बच्चों एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं उसका, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। जो लेस प्राइस हो बच्चों स्टॉक की वो बिजनेस में कंसीडर करनी चाहिए। सेकंड एग्जांपल है बच्चों प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर इज मेड इन द अकाउंट्स। हमेशा बच्चों डेटर कभी ना कभी नुकसान करवाते हैं तो वो जो लॉसेस है उसके लिए पहले से प्रोविजन करके रखनी चाहिए। थर्ड पॉइंट बच्चों, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर इज मेड इन द अकाउंट्स। कई बार बच्चों डिस्काउंट देना पड़ता है डेटर को, उसके लिए भी पहले से फ्यूचर के लिए प्रोविजन करके रखनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एग्जांपल ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर टेकिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अनदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बच्चों कॉस्ट कॉन्सेप्ट नाम से ही पता चल रहा है वो आइटम की कॉस्ट से रिलेटेड है। पैराग्राफ में से समझते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर मॉनिटरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यानी बच्चों हमेशा बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन को कॉस्ट प्राइस से रिकॉर्ड करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इफ देयर इज अ कॉस्ट, the transaction will be recorded at cost at which the transactions has taken place and not any more or less value than that। यानी ट्रांजेक्शन में बच्चों कॉस्ट प्राइस ही लेनी चाहिए, ना उससे ज्यादा प्राइस या उससे कम प्राइस अकाउंट में लिखनी चाहिए।
It is also implies that if there is no cost, the transaction will not be recorded in the books of account. यानी ट्रांजेक्शन के अंदर बच्चों अगर कोई कॉस्ट जनरेट ना हुई हो तो उसे हमें अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। सबसे पहला एग्जाम्पल, थोड़ा लेंथी एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान से देखना। If a piece of land is purchased by Aditi from Anil for rupees 5 lakh, अदिति नाम के पर्सन ने बच्चों 5 लाख रुपए में अनिल से लैंड खरीदी। This transaction will be recorded in the books of account at rupees 5 lakhs only. ये ट्रांजेक्शन बच्चों अकाउंट्स में 5 लाख रुपए से रिकॉर्ड होगा। Only being the monetary cost thereof, monetary cost 5 lakhs है। Even if Aditi feels that this land is worth rupees 10 lakhs, she cannot record this transaction एट रुपीज 10 लैक्स। अदिति को ऐसा लग रहा है बच्चों ये सही में जमीन की प्राइस 10 लाख है, पर उसको 10 लाख पे वो रिकॉर्ड नहीं कर सकती है। आगे जाते हैं बच्चों। एट द सेम टाइम इवन इफ अनिल फील्स दैट दिस पीस ऑफ लैंड इज वर्थ रुपीज 3 लैक्स, अनिल को ऐसा लगा बच्चों सही में जमीन की प्राइस 3 लाख ही है, बट ही कैन नॉट रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन एट रुपीज 3 lakhs in his books when he has actually sold it for rupees 5 lakhs। तो ये पूरा पैराग्राफ ऐसा बचा रहा है बच्चों। अदिति ने 5 लाख रुपए में जमीन खरीदी तो अदिति को कॉस्ट प्राइस पे अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। वैसे ही बच्चों 5 लाख रुपए में अनिल ने बेचा तो अनिल 5 लाख रुपए में ही उसे रिकॉर्ड करेगा। 10 लाख रुपए और 3 लाख रुपए बच्चों भले दोनों को लग रहा हो पर वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। ऑलवेज ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। सेकंड ट्रांजेक्शन बच्चों या सेकंड एग्जांपल, no accounting entry is made for free samples received as there is no cost। अगर बच्चों बिजनेस को कोई फ्री सैंपल रिसीव हुआ हो या फ्री सैंपल दिया हो बच्चों तो उसमें कोई कॉस्ट जनरेट नहीं हुआ, इसलिए फ्री सैंपल के लिए आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है। Now we are taking last accounting principle that is called dual aspect concept। बच्चों इसे डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट होती है, वही बेस पे ये कॉन्सेप्ट आया है। पैराग्राफ में समझते हैं बच्चों। ड्यूअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ड्यूअल एस्पेक्ट बच्चों बेसिक फाउंडेशन अकाउंट्स का ऐसा कह सकते हैं। It provides the basis of recording business transaction in the books of account। business के transaction record करने का बेस ये concept हमें सिखाता है। According to this concept, every transaction has twofold effects or has a dual impact on the accounting records। यानी हर एक business transaction की बच्चों business के अंदर दो इफेक्ट होती है, एक डेबिट और सेकंड क्रेडिट, ऐसा कह सकते हैं। अब बच्चों ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल ले रहे बच्चों, इफ बिजनेस एक्वायर्स यानी परचेज करना असेट्स सो डिक्रीज इन सम अदर असेट्स। फॉर एग्जांपल परचेज्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 5000 फॉर कैश। सपोज बच्चों आपने 5000 में फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर जो भी असेट्स है वो इंक्रीज होगी और कैश डिक्रीज होगा। दैट मीन्स ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड इफेक्ट बच्चों या सेकंड एग्जांपल, if business acquires assets then increase in liability of business। for example purchased furniture worth rupees 5000 from राधे फर्नीचर मार्ट। सपोज बच्चों राधे फर्नीचर मार्ट में से आपने क्रेडिट में फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर इंक्रीज होगा, इफेक्ट होगी फर्नीचर पे, और सेकंड राधे फर्नीचर क्रेडिटर है बच्चों तो सेकंड लायबिलिटी यानी क्रेडिटर जनरेट होगा। थर्ड एग्जांपल लेते हैं बच्चों, इफ बिजनेस एक्वायर्स असेट्स therefore increase in capital of owner। for example if owner has brought personal machine of rupees 20,000 into business। अब बच्चों बिजनेस का मालिक सपोज 20,000 रुपए का मशीन लाया बिजनेस में तो ऑनर कैपिटल इंक्रीज होगी और सेकंड इफेक्ट में बच्चों मशीन बैलेंस शीट में असेट साइड इंक्रीज होगा। दैट इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। लास्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, when salary of rupees 10,000 is paid to clerk। क्लर्क को सैलरी पेमेंट करोगे बच्चों तो सैलरी एक्सपेंसेस है, पहले इफेक्ट सैलरी पे होगी और सेकंड कैश गोज आउट। तो दिस इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बच्चों। इसका बार बार यूज आपने 11th कॉमर्स में हर एक टॉपिक में किया है, क्योंकि ये ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम के आधार पे ही, डबल एंट्री सिस्टम के आधार पे ही अकाउंटिंग लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट समझने के बाद बच्चों अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम ये टॉपिक में से लेने जा रहे हैं। पहला एमसीक्यू बच्चों, ब्लैंक कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक शुड नॉट बी चेंज्ड।
तो बच्चों स्टॉक की मेथड हर साल चेंज नहीं करनी चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करता है बच्चों? तो आंसर आएगा सी, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। बिजनेस हमेशा कंसिस्टेंट बेस पे सेम मेथड अकाउंट्स में यूज करता होना चाहिए। सेकंड एमसीक्यू बच्चों, फिक्स्ड असेट्स आर डेप्रिसिएटेड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैंक। फिक्स्ड असेट्स में बच्चों डेप्रिसिएशन लेस करना चाहिए। कौन से बेस पे आप अकाउंट में नोट डाउन करते हो? तो उसके अंदर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बिजनेस लॉन्ग समय तक रन होने वाला है, ये धारणा पे फिक्स्ड असेट्स में से डेप्रिसिएशन लेस किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, बेस्ड ऑन ब्लैंक कॉन्सेप्ट, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी for the month of March is made in the month of March while finalizing the accounts, even though the salary for the month is actually paid in April next। बच्चों मार्च का सैलरी मार्च में ही लिखा जाता है, भले पेमेंट अप्रैल में हुआ हो। ये कौन से कॉन्सेप्ट के आधार पर लिखा जाता है? अक्रूवल बेस बच्चों, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के आधार पे सैलरी को मार्च में ही लिखा जाता है। आंसर आएगा ए। अब बच्चों एमसीक्यू की सफर को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब लेने जा रहे हैं एमसीक्यू नंबर 4, बेस्ड ऑन ब्लैंक कॉन्सेप्ट, अमाउंट पेड फॉर द पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर from the firm is debited by firm to the drawings account of proprietor। कौन से कॉन्सेप्ट पे बच्चों ऑनर का पर्सनल एक्सपेंसेस ड्राइंग्स में लिखा जाता है? तो बच्चों ऑनर को, बिजनेस को अलग एंटिटी दी गई है, तो आएगा बी आंसर, अकाउंटिंग एंटिटी, या एंटिटी कहो तो भी चलेगा। एमसीक्यू नंबर 5, बेस्ड ऑन ब्लैंक कॉन्सेप्ट, नो अकाउंटिंग एंट्री इज मेड in the books of accounts for advantage of having a team of sincere, honest, hardworking and efficient employee। कह सकते हैं बच्चों कौन से बेसिस पे एम्प्लॉय का सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग नोट नहीं किया जाता है? उसमें आंसर आएगा बच्चों मनी मेजरमेंट। रीजन, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग एंड एफिशिएंसी को बच्चों मनी में मेजर नहीं किया जाता, दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट। एमसीक्यू नंबर 6 बच्चों, बेस्ड ऑन ब्लैंक कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। कौन से बेसिस पे बच्चों पीएनएल बैलेंस शीट साल के अंत में बनाए जाते हैं? तो आंसर आएगा बच्चों आपके सामने डी, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी या फिर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया बच्चों आपके अफलातून 6 एमसीक्यू। सफर को नेक्स्ट पीपीटी में आगे बढ़ा रहे हैं। नाउ वी आर टेकिंग एमसीक्यू नंबर 7, whenever there is change in method of providing depreciation, the impact of such change on the profit or loss and in the value of assets should be disclosed in financial स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन ब्लैंक कॉन्सेप्ट। तो जनरली बच्चों कोई भी आप चेंजेस करते हो मेथड में तो वो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको इंफॉर्मेशन फाइनेंस स्टेटमेंट में दिखानी चाहिए। तो आंसर आएगा बच्चों ए, फुल डिस्क्लोजर। नाउ वी आर टेकिंग एमसीक्यू नंबर 8, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग सेपरेट अकाउंट्स फॉर आइटम्स लाइक पेन, इरेजर, rough writing pads, pencil and other stationery items, they are all grouped under one stationery expenses account based on blank concept। तो स्टेशनरी के अलग अलग खर्च को बच्चों एक ही हेड स्टेशनरी में लिखा जाता है, तो उसमें यूज होता है बच्चों मटेरियलिटी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इज द करेक्ट आंसर। अब लेने जा रहे हैं बच्चों एमसीक्यू नंबर 9, based on blank concept, provision may be made for contingent liabilities in the books of account but not for contingent assets। तो इसमें आएगा बच्चों आंसर डी, कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ऐसा कह सकते हैं, जिसमें बच्चों लॉन्ग टर्म लॉसेस या लायबिलिटी को ध्यान में लेना है, असेट्स या फिर प्रॉफिट को इग्नोर करना है। Now we are taking MCQ number 10,
Krupa Corporation entered into agreement on 1/6/2016 for purchase of a factory building for rupees 5 crores from Anil Enterprises. कृपा कॉरपोरेशन ने बच्चों 1/6/2016 को फैक्ट्री का बिल्डिंग 5 करोड़ में अनिल एंटरप्राइज से परचेज किया. Actual payment of 5 crore was made on deed for this transaction was executed on 15/6/2016. पेमेंट बच्चों 15 दिन बाद एग्जीक्यूट हुआ. When the market value of this factory building had gone up to rupees 6 crores. अब बच्चों 15 जून को मार्केट वैल्यू 6 करोड़ हो गई है. Even though the value has increased to 6 crore, this transaction will have to be recorded only at 5 crores in the books of accounts based on blank concept. इसमें आएगा बच्चों कॉस्ट कॉन्सेप्ट. हमेशा ट्रांजेक्शन को कॉस्ट प्राइस पे बिजनेस पे रिकॉर्ड करना चाहिए बच्चों, भले फिर मार्केट प्राइस चेंज हो जाए. लास्ट एमसीक्यू बच्चों 11 नंबर. फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट इक्वेशन that is assets equal to liabilities plus capital is based on blank concept. तो बच्चों यहां इसे कह सकते हो आप लोग ड्यूअल कॉन्सेप्ट या ड्यूअल एस्पेक्ट. आंसर आएगा बच्चों सी. तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बच्चों और प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट पूरे हुए बच्चों. नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी बच्चों के शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट सम्स आपको करवाऊंगा. यहां तक रखते हैं बच्चों. टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी. Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.